बुखार, थकान और सूखी खांसी कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, नाक बंद होना, नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। इस विशेष पेशकश में बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नितिन गडकरी जी दो अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके पास में एमएसएमई मंत्रालय है तो वहीं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालने। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ के साथ में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा कि देश अब लॉकडाउन से अनलॉक 1 की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का एक पूरा पैकेज लेकर भारत सरकार आई है और ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। कितना कारगर साबित होगा, जमीन पे इसको कैसे उतारेंगे, एक बड़ी पिक्चर थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और केवल हमारा देश नहीं लड़ रहा है, पूरे विश्व में ये लड़ाई शुरू है। और मुझे लगता है कि जल्दी हमको वैक्सीन मिल जाएगा जिसके कारण हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट होंगे। पर एक तरफ कोरोना की लड़ाई लड़ते समय हमको आर्थिक लड़ाई भी लड़नी होगी और हम लोगों में ये बिजनेस लीडरशिप है और हमारे लोगों में ये निश्चित रूप से एंटरप्रेन्योरशिप है कि हम इस परिस्थिति में और मात करके हम आगे जा सकते हैं। और ये हमारे बिजनेस इंडस्ट्री लीडरशिप की एक कसौटी भी है। विशेष रूप से इस संकट में मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और एमएसएमई हमारे इकोनॉमी के विकास की बैकबोन है जी। आपको पता होगा कि हमारे देश के टोटल ग्रोथ में 29% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है और इसके साथ साथ 48% एक्सपोर्ट हमारा एमएसएमई के द्वारा होता है और अभी तक 11 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं। मेरा विश्वास है कि अभी हमने एमएसएमई की डेफिनेशन बदल दी है। जो बहुत ही पहले माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत ही सीमित थी, अब उसको काफ़ी बड़े प्रमाण पर 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना इस प्रकार से वॉल्यूम बढ़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मीडियम इंडस्ट्री जो है उसमें टर्म लोन और ये जो आपका इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो करीब 50 करोड़ तक और 250 करोड़ का टर्नओवर। और इसमें एक्सपोर्ट जो है हमने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों से निकाल दिया है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि एमएसएमई के सभी फायदे अब सभी उद्योगों को मिलेंगे। काफ़ी बड़ा कवरेज बढ़ा हुआ है और जो 3 लाख करोड़ भारत सरकार ने दिए हैं इसमें ये कोलैटरल फी 20% एडिशनल लोन मिलेगा और एक प्रकार से ये लोन जो है इसके लिए कोई फी नहीं होगी और ये लोन जो है ये निश्चित रूप से एमएसएमई को ऑक्सीजन के जैसे उपयोग में आएगा जी। बाद में डिस्ट्रेस फंड को भी हमने 20,000 करोड़ का दिया है। जो एनपीए नॉर्म्स में फंसे हुए जिनका एनपीए हुआ है उनको रिसेटल करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए अब ये इक्विटी का उपयोग हम करेंगे और प्रोपराइटर को इक्विटी देंगे जिसके कारण करीब मेरे अंदाज से 2 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर होगी। इस मार्च से एंड तक हमने 6 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर की थी और अब मेरा विश्वास है कि अब ये मुद्दत हमने 31 दिसंबर तक बढ़ाई है। इसमें 25 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर होगा जी। और इसके साथ और एक फंड हमने लिया है जो 20,000 करोड़ का है और ये फंड को हम 50,000 करोड़ तक ले जाएंगे, फंड ऑफ फंड, जिसमें जो एमएसएमई जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, जिनका एक्सपोर्ट है, जिनका बैंक में टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी का रिकॉर्ड अच्छा है, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है, इनका हम रेटिंग करेंगे और ऐसे एमएसएमई में हम इक्विटी के रूप में 15% हमारे तरफ से देंगे और बाद में वो कैपिटल मार्केट में जाएंगे। तो ये जो एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज की संकल्पना, इसके आधार पर पब्लिक से पैसा मिलेगा और हमारे शेयर जब वो अच्छा काम करेगी तो हमारा 10 रुपए का शेयर 30-40 का जो हम बेच देंगे, फिर 3 साल के बाद वो पैसे दूसरे एमएसएमई को देंगे। तो कैपिटल मार्केट फ्रेंडली एमएसएमई बनेगी तो उससे भी काफी बड़ा फ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और देश की इन्वेस्टमेंट का ये इसमें स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा हमारे एमएसएमई को उसका भी फायदा होगा। जी सर, चुनौती सबसे बड़ी ये है कि ये बहुत बेहतर नजर आ रहा है कि इस प्रकार का एक संबल देने की कोशिश है जो छोटे, लघु, मध्यम उद्योग है, लेकिन चुनौती ये है कि इसको जमीन पर उतारने के लिए जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनका समन्वय के साथ में काम करना है। एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर व्यक्त की जा रही है कि जो कर्ज देने की बात है वो बैंकों के माध्यम से होगा और बैंक कई बार हिचकते हैं कहीं एनपीए ना हो जाए। इस समस्या के मद्देनजर क्या सोल्यूशन के साथ में हम जमीन पर उतरते दिखाई देते नजर आएंगे आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को लेकर? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने
हमारे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक कमेटी अपॉइंट की है, जो ग्राउंड लेवल पर इसके बारे में जो अड़चनें होगी, इसके बारे में रिव्यू करेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पता होगा कि 9 मई को हमने प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी हमने एक हमारा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है चैंपियन। और हमने अभी तक उसमें करीब 40,000 कंप्लेंट्स को, ग्रीवेंसेस को हमने रिजॉल्व भी किया है। तो ये ऐसा है कि अगर आपके पास इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी बैंक के द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या है, अड़चन है और पॉलिसी के मुताबिक आपका काम नहीं होता होगा, तो आप तुरंत हमारे पास ईमेल करिए। हम लोग निश्चित रूप से उसमें हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे और आपकी प्रॉब्लम, समस्या को सुलझा देंगे। तो ये बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है जी। और मैं विश्वास करना चाहता हूँ और सभी उद्योजकों को अपील करता हूँ कि जहां भी आपको अड़चन आती है, आप इस पोर्टल पर आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जी, समस्या सर इस बात को लेकर भी कही जा रही है कि एमएसएमई देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स में से, और जब कोरोना काल की जो संकट आया तो सबसे ज्यादा प्रभावित यही सेक्टर हुआ और सबसे ज्यादा रोजगारों पे जो प्रभाव पड़ा वो इस सेक्टर पे ही पड़ा है। यहां से अब आगे का सफर, क्योंकि जब आप अनलॉक 1 की ओर जा रहे हैं, इसको तेज गति से कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए और क्या प्रभावी कदम के साथ में आप आगे बढ़ते दिखाई पड़ेंगे? देखिए, अब एमएसएमई सेक्टर में हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों को एक कर दिया है। और मुझे भी इस बार पहली बार पता चला कि इस 1.5 महीने में ये वीसी के द्वारा मैं करीब 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों से मेरा संपर्क हुआ। केवल रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग 1.5 करोड़ है। ये जो ब्यूटी पार्लर्स और हेयर कटिंग सैलून में काम करने वाले लोग 50 लाख है, उसमें 50% ज़्यादा महिला है। तो स्वाभाविक रूप से ये छोटे छोटे लोग, ये व्यवसाय बंद होने के कारण ये बिल्कुल सही है कि उनका नुकसान हुआ, उनकी रोजी रोटी चली गई। पर अब एक तरफ हमने इन सब बातों को, मॉल से लेकर सब बातों की शुरुआत कर दी है। देखिए, मैं आपको एक बात निश्चित रूप से कहता हूं कि ये संकट बहुत गहरा है और पहली बार इस प्रकार का वायरस आया है और इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसका जल्दी ही संक्रमण हो जाता है तो बहुत नुकसान होता है। सो दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के साथ जीने की जीवन पद्धति को हमको विकसित करना होगा जी। और निश्चित रूप से इसके लिए मास्क लगाना है, फिर उसके साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना है, फिर उसके लिए विशेष रूप से आवश्यक यही है कि हम लोग 1 मीटर सीधा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू होती तो 40 लोगों के बजाय 1-1 मीटर का डिस्टेंस रख के 25 या उतने ही लोग जाए, तो एक गाड़ी में केवल 4 ही लोग बैठे, ड्राइवर और 3, एक सामने और 2 पीछे में। तो धीरे धीरे हमको कुछ समय तक इन सब बातों का पालन करना होगा। जी। और मेरा विश्वास है कि अब उद्योग भी शुरू हो रहे हैं, काफी शुरू हुए। हमारे नेशनल हाईवे का ट्रैफिक 70% तक आ गया, 80% तक चला जाएगा अभी। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हुआ, हमारे पोर्ट अच्छी तरह से शुरू हुए। एक तरफ हमारा लाइफ नॉर्मलाइज भी हो रहा है और दूसरी तरफ संक्रमण का धोखा भी है। तो स्वाभाविक रूप से हमें चिंता करनी पड़ेगी कि हम इसके शिकार ना बने जी। और इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो हमको सबको करनी पड़ेगी। जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना होगा। जी। सर, फोकस कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है, जो विलेज इकोनॉमी है उस पे कहीं फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देकर शायद हम पूरे देश भर की अर्थव्यवस्था को ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उसको और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। उस लिहाज से इस पूरे पैकेज की बात की जाए या फिर एमएसएमई के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की बात की जाए, क्या बड़े प्रावधानों और क्या जरूरी कदम के साथ में आप काम करते दिखाई पड़ेंगे? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, पर आज एक समय हमारी 80 से 85% पॉपुलेशन गांवों में बसती थी। आज हम लोग 60-65% पे आए हैं और ये 30% जो माइग्रेशन हुआ है ये गांव से शहरों की तरफ हुआ है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, इन शहरों के हमारे अर्बन प्रॉब्लम बड़े हैं। आप मुंबई में धारावी झोपड़पट्टी में आपने देखा, आशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और 1.5 लाख लोग वहाँ, जो हमारे चर्मकार बंधु हैं, जो लेदर के काम करते हैं। अब स्वाभाविक रूप से वहाँ की रहने की भी स्थिति नहीं है, काम करने के लिए जगह भी नहीं है और इसलिए आज हमको आवश्यक है कि हमारे गरीब लोगों को, गाँव गरीब मजदूर किसान के कल्याण करने के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी जो 115 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे आइडेंटिफाई किए हैं, जो बहुत ही सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा गया है जी। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री खुले, इसलिए एग्रो प्रोसेसिंग को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम लोग 500 डिस्टिलरी
कम से कम चावल से इथेनॉल, शुगर केन जूस से इथेनॉल, कॉर्न से इथेनॉल बनाकर इंपोर्ट को भी कम करेंगे और इथेनॉल की इकोनॉमी 20,000 करोड़ की 1 लाख करोड़ बनाएंगे, उतना हमारा इंपोर्ट कम होगा और गांवों में रोजगार मिलेगा, किसानों को फायदा होगा। जी। ये जो 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है जिसमें हम फिशिंग करते हैं, हमारे जो बोट है, हमारे मच्छीमार जो है वो केवल 7 नॉटिकल माइल तक जा सकते हैं। मैं जब शिपिंग मिनिस्ट्री में था तो हमने एक 1.25 करोड़ का ट्रॉलर तैयार किया है और जैसे फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज है वैसे मच्छीमार की कंपनी तैयार करेंगे। 5 लोग इकट्ठा आएंगे और वो 5-5 लाख इकट्ठा करके 25 लाख खुद के डालेंगे और 1 करोड़ हम लोन देंगे। और ये जो ट्रॉलर है ये 100 नॉटिकल माइल समुद्र में जाएगा तो हमारा फिशिंग का उत्पादन 6 गुना 7 गुना बढ़ेगा। जो हमारी इकोनॉमी आज 1 लाख करोड़ की फिशिंग की है वो 5 लाख करोड़ की करने का हमारा संकल्प है और हमारे फिशरमैन डॉलर में पैसा कमाएंगे। जी। तो उसी प्रकार से हनी का हमने 10 गुना काम करने का, प्रोडक्शन बढ़ाने का तय किया है। ये मेरे पास जो घड़ी है ये हमारी जो कंपनी है टाटा की टाइटन, ये बेल्ट खादी का है और ये घड़ी हमने जैसे लॉन्च की ये 15-20 दिन में आउट ऑफ मार्केट हो गई। अब हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, अभी हमारे यहाँ खादी डेनिम तैयार होता है, अमेरिकन कंपनी है लिवाइस करके, उनकी जीन के लिए वो पूरा यूज कर रहे हैं। तो विलेज इंडस्ट्री, खादी, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सब बातों को हम प्रोत्साहन करेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को देंगे। अभी हमारी फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री जी है बादल, मिसेस बादल, उनके साथ चर्चा हुई और हम दोनों मिलकर अब योजना बना रहे हैं कि गांव में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे हो, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज कैसे शुरू हो, हमारे वेजिटेबल का एक्सपोर्ट कैसे हो, तो गांव के ऊपर गरीब मजदूर और किसान को रोजगार कैसे मिले और गांव के व्यक्ति को रोजगार पाने के लिए शहर में आने की जरूरत ना पड़े। और जैसे स्मार्ट शहर बन रहा है वैसे स्मार्ट विलेज बने, यही हमारी संकल्पना है और यही हमारी प्रायोरिटी है और इसी पे हम इंफोसिस करते हैं। सर, विजन तो दिखाई पड़ता है लेकिन एक व्यवहारिक समस्या जो इस वक्त कोरोना की वजह से महसूस की जा रही है वो ये कि लोगों के पास में परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, ऐसे में डिमांड नहीं है मार्केट में। तो हम अगर सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए रोजगार, नए हम अगर उद्योग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो जो अगर सप्लाई चेन, डिमांड और सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो कैसे का बात आगे बढ़ेगी? इसके मद्देनजर क्या एक व्यवहारिक सोल्यूशन की ओर है, क्या एक तरीके की ओर आगे काम होता दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल, आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हमारी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई में लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे गरीब लोगों के पास अगर हाथ में पैसा नहीं आएगा, उनकी खर्च करने की ताकत नहीं बढ़ेगी, परचेसिंग नहीं पावर बढ़ेगी, तो मार्केट में कौन उठाएगा? और इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता अगर कोई है तो लिक्विडिटी आना, और इसीलिए 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने दिया है। और मेरा विश्वास है कि 20 लाख करोड़ भारत सरकार का पैकेज है, 20 लाख करोड़ बजटरी प्रोविजन भारत सरकार की और राज्य सरकार की, 10 लाख करोड़ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से और करीब 50 लाख करोड़ अगर पंप होते हैं तो हमारे इसमें परचेसिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और स्वाभाविक रूप से मार्केट में चमक बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े प्रमाण पर काम करने की आवश्यकता है। और मैंने अभी हमारे यहाँ तय किया है कि अभी हम लोग हमारे एनएचआई में बहुत पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से काम करते हैं। 2 साल में 15 लाख करोड़ के काम करने का हमने संकल्प किया है, एक टारगेट रखा है। और इसके लिए एडीबी, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, बाद में पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, इन सब के लिए हम कोशिश करें। और अभी हमारे एक फॉरेन बैंक के साथ एक क्रेडिट लाइन भी हमको मिली है और स्वाभाविक रूप से ये डॉलर में पैसा आएगा और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगी और ये इन्वेस्टमेंट के कारण लिक्विडिटी आएगी। और वैसे ही रेलवे में है, शिपिंग में है, पोर्ट्स में है, इनलैंड वाटरवेज में है और एविएशन में, सब जगह ये अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो बात मैंने आपको कही थी कि एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज में जब वो अपने बॉन्ड्स में कैपिटल खड़ा करेंगे तो फॉरेन के लोग भी उस कैपिटल में इक्विटी के रूप में शेयर लेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और देश के सरकारों का बजट, उसके साथ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हमारे देश की ये टोटल से जो लिक्विडिटी बढ़ेगी उसी से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और रोजगार निर्माण होगा। और इसलिए इस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आनी चाहिए, यही आवश्यकता है। क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर और बाकी लोगों ने जो हमारे जीडीपी का एस्टिमेट किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग है। हमको उसको बढ़ाना होगा और बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से लिक्विडिटी लानी होगी मार्केट में, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बड़े प्रमाण पर लानी होगी। और इसीलिए मैंने एमएसएमई के लोगों को कहा है कि दिस इज अ अपॉर्चुनिटी
कि आप इंडस्ट्री का अपग्रेडेशन करिए, टेक्नोलॉजी नहीं लाइए, कॉस्ट कम करिए और उसके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाने की कोशिश करिए। आज ही सुबह मैं फाउंड्री वाले इंडस्ट्री से बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि हम काफ़ी पोटेंशियल है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा टेक्नोलॉजी को भी बदलिए, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम करिए और उसमें कैपिटल कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, पावर कॉस्ट कम करिए और दूसरी और क्वालिटी को अच्छा बनाकर उसको एक्सपोर्ट करिए। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के वेल्थ में आपका भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा। अब मैंने और एक तय किया है कि आने वाले एक आध महीने में हमने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है कि पिछले 3 साल में हमारा इंपोर्ट कितना था और एक्सपोर्ट कितना था, और जो इंपोर्ट था वो इंपोर्ट के लिए हम सब्स्टिट्यूट कैसे निकालें, और एमएसएमई में हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये इंपोर्ट को कम करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी 2 महीने पहले हमने पीपी किट चाइना से लाई थी, स्पेशल हवाई जहाज से। जी। अब हमारे देश में 5 लाख पीपी किट पर डे बन रही है और मैंने पीयूष गोयल जी को अनुरोध किया था कि अब इतने प्रोडक्शन है कि आप हमको एक्सपोर्ट करने की अनुमति दो। उन्होंने अनुमति भी दी है। तो अब हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में पीपी किट जाएगी। जो सैनिटाइजर 1200 रुपए लीटर था वो 160 रुपए लीटर है, वो सैनिटाइजर हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से जिसको करना है उसको अवसर मिलता ही है। जी सर, आप अवसर का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जी सर, प्रधानमंत्री इस बात का बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि ये जो जी, तो मैं मानता हूं कि दिस इज द टाइम कि हम सिचुएशन का फायदा ले सकते हैं और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और एक्सपोर्ट को बढ़ाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। और जो जागतिक स्तर पर जो माहौल अभी है वो हमारे लिए अनुकूल है। लोग हमसे व्यवहार करना चाहते हैं, लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लोग हमसे एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, माल को लेना चाहते हैं। हम इस परिस्थिति का फायदा उठाएं तो इंडियन इकोनॉमी एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगी। सर मैं आपसे यही समझना चाहता हूं जी, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो निश्चित पूरा होगा। तो मैं आपसे समझना यही चाह रहा था कि किस तरीके से हम अब मेक इन इंडिया को बढ़ावा होते हुए देख पाएंगे, क्योंकि फोकस कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि अब जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे एक ग्लोबल लेवल तक ले जाया जाए, इस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ज्यादा फोकस है। मेक इन इंडिया को लेकर हमने देखा है, इंडस्ट्री 4.0 को लेकर हमने देखा था कोरोना से पहले किस प्रकार से भारत लगातार कोशिश कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को लेकर, और आज के इस दौर में कई दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो चीन जैसे देशों से वापस कई अन्य देशों में जाना चाहती हैं, उसके लिहाज से हम फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकें, हमने क्या बड़े प्रयास किए, कैसे हम समन्वय कर रहे हैं दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ में, उस लिहाज से क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में सबसे स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट हमारी स्ट्रेंथ ऐसी है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि सबसे बड़ा मार्केट उपलब्ध है। हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम है। हमारे 12 मेजर पोर्ट बहुत इफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो इसके कारण ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी भी है। तो हमारी कुछ स्ट्रेंथ भी है, कुछ थोड़े वीकनेसेस भी है जिसको हम सुधारेंगे। हमारे बिजली, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चारों बातें हमारे यहाँ है और मुझे लगता है कि इसकी अवेलेबिलिटी से निश्चित रूप से हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और आएंगे। बराबर ना जिला कनेक्शन। जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। सर, आप जो प्रावधान किए गए एमएसएमई सेक्टर के लिहाज से, उसमें एक बड़ा प्रावधान ये भी किया गया है कि जो एमएसएमई की जो परिभाषाएं हैं उसको भी बदला गया, यानी कि किस प्रकार से उनको नई कैटेगरीज में लेके जाया जाए। उससे आप कितना बड़ा एक फायदा मिलते देख पा रहे हैं, उस लिहाज से अगर आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन था जी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग था और सर्विस सेक्टर अलग था। अभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को हमने एक कर दिया है। जो माइक्रो इंडस्ट्रीज थी उसमें इन्वेस्टमेंट जो 25 लाख रुपए तक थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑन इक्विपमेंट, ये हमने 25 लाख के बजाय 1 करोड़ की है। और टर्नओवर जो 10 लाख करोड़ का था वो उसको अब 5 करोड़ कर दिया है। जो स्मॉल में जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह 5 करोड़ तक, वो अब 10 करोड़ की है। और टर्नओवर जो 2 करोड़ था वो 50 करोड़ किया है। मीडियम स्केल में हमने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय किया है। जो इन्वेस्टमेंट थी 10 करोड़ उसको अब हम 50 करोड़ किया है। और जो टर्नओवर 5 करोड़ था उसको हमने 250 करोड़ रुपए किया है जी। और इसके साथ जो एक्सपोर्ट होगा वो तीनों क्राइटेरिया से निकाल दिया है। तो आप समझ लीजिए कि इसका कितना बड़ा फायदा सब कंसेशन फैसिलिटीज अब एमएसएमई को मिलेगी। और एक 14 साल से पेंडिंग था और ये काम हमने किया। इस डेफिनेशन बदलने के कारण भी बहुत बड़ा फायदा होगा। 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा
और इसका बहुत बड़ा रिलीफ इंडियन इंडस्ट्री को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी सर, इस प्रकार का जब आर्थिक गतिविधियों को दोबारा से तेजी से पटरी पर लाने का प्रयास किया गया तो कुछ राज्य सरकारों ने श्रम सुधारों को लेकर कई कदम उठाए हैं। इसको लेकर एक बड़ी राजनीति शुरू हुई। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री अभी है देश में, उनके लिए कोई श्रमिक कानून बदलने की बात नहीं है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस देश में अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो नए रोजगार निर्माण होंगे। इस देश में गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर करनी है तो रोजगार निर्माण करना पड़ेगा, और रोजगार निर्माण करना होगा तो इन्वेस्टमेंट लानी होगी। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको अगर देश में लाना होगा तो वो अपने कंडीशन पर आएंगे। और इसलिए आज हमको किसी भी स्थिति में हमारे युवाओं को रोजगार निर्माण करना है, और इसलिए जो लेबर लॉज है उसमें कुछ रिफॉर्म करके हम जाते हैं तो उन लोगों को फायदा होगा। अगर हम नहीं करते और लोग ही हमारे देश में नहीं आते तो हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे यहाँ इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी। और वर्ल्ड में कंपटीशन है, कोई वियतनाम में जाने की बात कर रहा है, कोई इंडोनेशिया में जाने की बात कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ भी अगर उनको आकर्षित करना है तो कुछ बातों के निर्णय करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की और गुजरात की सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय किया है। और एक समय में बहुत साफ आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी लेबर लॉज ऐसे नहीं है कि जो लेबर के अगेंस्ट है। अगर हमने इस बारे में कोई लेबर लॉ में सुधार किया है, लेबर पर अन्याय करने वाली बात हम बिल्कुल नहीं होने देंगे जी। और इसलिए मैं आपको ये मानता हूं कि इससे नए रोजगार निर्माण होंगे। उल्टे जो लेबर है उनको आज रोजगार नहीं, उनके गांव में उनको रोजगार मिलेगा, उनका फायदा होगा। यही भाव इसके पीछे है। सर, सड़क परिवहन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी आप संभालते हैं। ऐसे में कोरोना की वजह से, क्योंकि हमने देखा कि पहले सबसे तेज रफ्तार से जिस जगह पे काम होता दिखाई पड़ रहा था उनमें से एक सेक्टर था या ये मंत्रालय था जहां पे तेज गति से काम हुआ है। हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी कितना बड़ा एक झटका लगा है और अब हम किस तरह से गति को आप और तेजी से आगे बढ़ाएंगे, उस लिहाज से क्या प्रयास? झटके से हारने वालों में से हम नहीं है जी। कोई झटका नहीं लगेगा। जो स्पीड हमने मार्च एंड में 30 किलोमीटर तक हाईवे बनाए हैं और अभी जोरों में हमारा काम शुरू कर दिया है, और शायद संकट होने के बाद में भी अगले साल मार्च में आप जाएंगे तो इस साल का 30 किलोमीटर का टारगेट 2-4 किलोमीटर ज्यादा करके हम पूरा करेंगे। और वो इसलिए हमने तय किया कि इस 2 साल में हम 15 लाख करोड़ के काम अवार्ड करेंगे, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे। और एक बात समझ लीजिए कि इंश्योरेंस इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी ये हमारे देश में विकसित नहीं हुई है जी। और इस बहाने हम पूरे दुनिया की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में लाएंगे। उससे हमारे यहाँ गवर्नमेंट में निश्चित रूप से नई इन्वेस्टमेंट आने से रोजगार निर्माण होंगे, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, कैपिटल आएगा और उसी के कारण देश की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी और हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। और मुझे लगता है ये केवल एक ही इसमें बात आवश्यक है कि अब हमको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर को बड़ा नहीं करना है, हमको गांव की ओर जाना है, गांव को बड़े करना है, स्मार्ट विलेजेस ये बनाने के। और नेशनल हाईवे में मुंबई दिल्ली कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग 1 लाख करोड़ का, उसके बाजू में हम जमीन एक्वायर्ड करने की बात कर रहे हैं और वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आएंगे, लेदर क्लस्टर आएगा, केमिकल क्लस्टर आएगा, प्लास्टिक क्लस्टर आएगा, फूड क्लस्टर आएंगे। और हम सब डिपार्टमेंट बैठकर अभी जैसे मैंने कहा कि 500 तो हम डिस्टिलरी डालेंगे ताकि हमारे यहाँ राइस से 3-4 साल तक हमको सरप्लस राइस हमारे पास है। हमारे पास शुगर सरप्लस है, हम 10 से 12 हजार करोड़ शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए खर्चा करते हैं। उसके बजाय शुगर के बजाय शुगर के जूस से सायरप बनाकर वो हम साल भर चलाएंगे और इथेनॉल बनाएंगे। और इथेनॉल जितना बनेगा उतना हमारा पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो हमारी सोच बहुत साफ है। प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है उसमें हमको वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लानी है, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ाना है और उसके साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है, रोजगार का निर्माण करना है और पर कैपिटा इनकम जीडीपी बढ़ाना है। और ये करते समय गांव गरीब मजदूर किसान को प्रायोरिटी देनी है। जो अंत्योदय का हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और महात्मा गांधी जी का है कि जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उस आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर हमारी नीतियां बनेगी और उसका जीवन हम सुसह्य बनाएंगे।
उसको रोटी कपड़ा और मकान दिलाएंगे। यही मकसद हमारे टोटल आत्मनिर्भर भारत की कल्पना में है। सर, एक आखिरी सवाल जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपके इस पूरे पैकेज के बाद में तमाम विपक्षी दलों ने इस बात का साफ तौर से कहा कि ये महज लोन देने का एक पैकेज है और जिसकी पैकेजिंग करके कहीं ना कहीं सामने रखा गया, ये तुरंत राहत देने वाला पैकेज नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो राजनीतिक प्रहार इस पूरे पैकेज को लेकर किया गया विपक्षियों द्वारा? देखिए, विपक्ष तो सरकारी घोषणा और पैकेज जाहिर होने के पहले अपनी प्रतिक्रिया लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसा है वो विरोध करते हैं। पर मुझे बताइए, पैसा अगर जाएगा तो नेचुरली उसका फायदा होगा ना। इंडस्ट्री को अगर 20% वर्किंग कैपिटल मिलेगा विदाउट गारंटी, तो क्या ये पैसा जनता का पैसा नहीं है? ये सरकार का पैसा नहीं है? ये पैसा कोई आसमान से टपका हुआ है क्या? पैसा पैसा होता है। आखिर उद्योजकों के पास, लोगों के पास पैसे जाने से ही पैसा चुपचाप नहीं बैठता जी। अगर ये पैसा अगर बैंक से निकालकर किसी इंडस्ट्री के पास गया, तो इंडस्ट्री वाला इस पैसे से रॉ मटेरियल खरीदी करेगा, तो रॉ मटेरियल वाले दुकान में पैसा जाएगा। जिसके पास पैसा जाएगा वो कार खरीदी करेगा, तो कार को सेल बढ़ेगा। कार वाला ऑटो स्पेयर पार्ट्स खरीदी करेगा, तो उसके पास पैसा जाएगा। पैसा ये मल्टीप्लाई होता है और इसी से इकोनॉमी में आता। तो पैसा देना यानी क्या नितिन गडकरी के जेब से पैसा बांटना, ऐसा अर्थ है क्या? सरकार बैंक का पैसा, रिजर्व बैंक का पैसा, जनता का पैसा आखिर सरकार का पैसा है और सरकार ने उसकी गारंटी ली है और इसलिए यह हास्यास्पद आरोप है। जी। देखिए, कुछ समय ऐसा होता है कि मैं ये मानता हूं कि आज की स्थिति बहुत गंभीर है। जी। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, पार्टी, राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में विचार करना चाहिए। बाद में लोकतंत्र है, ये सब संकट खत्म होने के बाद इसमें जितना दम है वैसा वो काम करे, पर ये समय राजनीति करने का नहीं है। जी। इस समय सबने कंधे से कंधा मिलाकर और हमने आगे जाना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। यही विचार महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है और जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं उससे उम्मीद करते हैं कि देश बहुत जल्दी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पटरी पर वापस आएगा और चीजें सामान्य होती, बेहतर होती दिखाई पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी, अपना कीमती वक्त डीडी न्यूज के साथ साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने कई मसलों पर बातचीत की। एमएसएमई सेक्टर में किस प्रकार से तब्दीली लाकर जमीन पर रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय के माध्यम में भी किस प्रकार से जो एक अवरोध आ गया था कोरोना की वजह से, उससे रुकावट ना हो बल्कि तेज गति से काम करते हैं, उसका भी संकल्प उन्होंने दोहराया। तो इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।